प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला आज आर्थिक भूगोल की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ज्ञान की शाखा का एक निश्चित उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य से ये विषय आपको पढ़ना होता है। इस उद्देश्य को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इन सभी तत्वों का वर्ष भर किस प्रकार से अध्ययन करें, ये हमारे सामने होना आवश्यक है। उसी के साथ ही कोई भी ज्ञान की शाखा उसका एक विषय क्षेत्र होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूगोल मानव आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। इस आर्थिक भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण के साथ कई प्रकार के क्रियात्मक जो संबंध विकसित होते हैं, उन संबंधों के आधार पर प्रादेशिक रूप से कई प्रकार के इकोनॉमिक लैंडस्केप आर्थिक भूदृश्य उत्पन्न होते हैं। उन आर्थिक भूदृश्यों का देखना, उनका वर्णन करना, उनकी व्याख्या करना और उसके साथ ही उनका उपयोग मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं के साथ साथ प्लानिंग में करना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक भूगोल में हम जब प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं और उन मूल्यांकन के साथ हम वहाँ पर उस प्रदेश की रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग भी कर पाते हैं। इस प्लानिंग को करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के तत्वों का, फिजिकल एनवायरनमेंट और साथ साथ कल्चरल एनवायरनमेंट का बहुत अधिक महत्व होता है। प्राकृतिक भौतिक वातावरण और उसके साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण है किसी स्थान के इकोनॉमिक लैंडस्केप के डेवलप होने में उस स्थान का प्राकृतिक वातावरण, क्योंकि मनुष्य उस वातावरण में उसका उपयोग करता है, प्राकृतिक वातावरण का, उसके साथ साथ उस वातावरण के साथ समायोजन का कार्य भी करता है, एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट में वो भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को करने का निर्णय लेता है और उसके पश्चात वो आर्थिक क्रियाएं किस स्वरूप में विकसित हो पाती हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किसी भी स्थान का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पैटर्न है वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। वातावरण की शक्तियों के साथ साथ वातावरण के संसाधनों और उनके साथ मनुष्य की होने वाली पारस्परिक क्रियाओं यानी इंटरेक्शन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल है। आप देख पाएंगे कि उस स्थान की जनसंख्या, उस जनसंख्या का तकनीकी दक्षता स्तर क्या है, वो उस स्थान की आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूप को प्रभावित करता है। उदाहरण के स्वरूप यदि हम देखें कि भारत और चाइना जैसा अधिक जनसंख्या वाले देशों में यदि तकनीकी जनसंख्या उपलब्ध है तो वो विश्व में किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगी। वनस्पत की जहाँ पर जनसंख्या कम है और उनकी जनसंख्या की उम्र भी बहुत अधिक है, जैसा कि यूरोपीय देशों के साथ हो रहा है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है रिसोर्सेस, संसाधनों तथा भौतिक वातावरण द्वारा निर्धारित की गई उन संसाधनों की सीमाएं। जो संसाधन हमें प्राप्त है वो भौतिक वातावरण के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उसी लिमिटेशंस में, उस फिजिकल एनवायरनमेंट में ही हमें उन्हें उपयोग में लेना होता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण है किन मेथड्स और रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से मनुष्य करता है, क्योंकि यह निर्भर करता है उस क्षेत्र के उनके तकनीकी ज्ञान पर कि हमारा तकनीकी ज्ञान किस स्तर का है। यदि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है
तो हम जमीन के अंदर और वायुमंडल में उपलब्ध संसाधनों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अविकसित देशों की तरह हमारा तकनीकी स्तर बहुत अधिक निम्न है, तो हम प्राप्त संसाधनों को भी, जो कि हमें सतह पर प्राप्त है, उनको भी हम अपने आर्थिक विकास में काम में नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा कि कल्चरल एनवायरनमेंट भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये चौथा बिंदु जो हम देख रहे हैं, इस चौथे बिंदु में हम देखेंगे कि मनुष्य की छांट, ह्यूमन चॉइसेस, जो कि वातावरण के द्वारा हमें जो सीमाएं या जो विकल्प प्रदान किए जाते हैं, उनमें ह्यूमन चॉइसेस यानी मनुष्य किस आर्थिक क्रिया को चयन करता है। एक ही प्रकार के भूमि उपयोग में मनुष्य कृषि करता है या खनन का कार्य करता है। इसी प्रकार से मनुष्य एक ही प्रकार की उष्णकटिबंधीय जलवायु में किस फसल की कृषि करता है, यह उस प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और उस क्षेत्र के सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। इस प्रकार से जो प्रतिरूप उस क्षेत्र में विकसित होते हैं, उन प्रतिरूपों का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि और भी कई बिंदु इसके साथ सम्मिलित होते हैं, कि जैसे कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, या भविष्य में आने वाली समस्याओं का आकलन, निराकरण एवं समाधान भी हम आर्थिक भूगोल के साथ ही अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से संसाधनों के उपभोग में के साथ साथ वर्तमान में हम देख रहे हैं कि संसाधनों का दोहन और शोषण जिस गति से किया जा रहा है, तो वर्तमान में आर्थिक भूगोल का उद्देश्य है कि उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करें और एक नीति सम्मत विश्व में उसके ऊपर उपयोग किया जाए। भविष्य में किस प्रकार की संसाधनों के संकट की समस्याएं हमारे ऊपर आने वाली है, उन संसाधनों के संकट की समस्याएं भी हमें जाननी आवश्यक है, ताकि संसाधनों के संकटों पर भी हम विचार कर सकें और उनके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की खोज कर सकें कि किस प्रकार से उन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को हम खोज कर सकते हैं। जिस प्रकार से यदि जैविक ऊर्जा के संसाधन समाप्त होते हैं, पेट्रोलियम और कोयला समाप्त हो जाता है, तो ऐसे कौन से वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन हैं जिनको हम काम में ले ला सकें। और इसमें और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उन संसाधनों और तत्वों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, यानी कि मानवीय कल्याण हेतु उनका अधिकाधिक सफल उपयोग किया जा सके मानव जाति के हित में। क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आर्थिक असमानताएं हमें तीव्र गति से दिखाई दे रही हैं। संसाधनों के वितरण में आर्थिक समानता है और संसाधनों के उपयोग में भी हमें बहुत अधिक असमानता दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में आर्थिक प्रक्रियाओं को किस प्रकार से पुनर्गठित एवं पुनर्वितरित किया जाना संभव है, उस पर भी हम आर्थिक भूगोल में विचार करें। इसके साथ ही किसी भी प्रदेश के कालिक और क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन किया जा सके, ताकि मनुष्य के कल्याण में, उनके हित में, उनका पुनर्वितरण पर भी हम विचार कर सकें। आर्थिक भूगोल के अध्ययन के साथ ही हम यह भी समझ पाए हैं कि भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में हमें यह जानना आवश्यक है कि आर्थिक क्रियाओं का वितरण किस प्रकार से होता है। वितरण के साथ हम ये समझ पाएंगे कि विभिन्न प्रतिरूप जो बनते हैं वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर बनते हैं, किन कारकों का उन पर प्रभाव है और कौन से प्रक्रम उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम समझ पाए हैं कि भूगोल में कारण, उनके साथ जुड़ी हुई प्रक्रियाएं और उनके प्रोसेसेस, वो प्रक्रिया, कारण, कॉज एवं फैक्टर्स, इनका अध्ययन किया जाना महत्वपूर्ण है। कौन से फैक्टर्स हैं और कौन सी प्रोसेसेस इसमें सम्मिलित हैं। तो मानव की आर्थिक क्रियाओं के साथ धन का उत्पादन, विनिमय, उपयोग से संबंधित कई क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। अतः प्राकृतिक संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का अध्ययन करना मूलतः आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। इन विषय क्षेत्र के साथ ही हम कुछ बिंदुओं का भी अध्ययन करेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण ही
आर्थिक भूगोल में विभिन्न तत्वों का हम अध्ययन करते हैं। उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक संसाधन किस क्षेत्र में कहाँ पर पाए जाते हैं, किस जलवायु में किस प्रकार से कौन से संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, स्थल पर मिलते हैं या जल पर प्राप्त हो रहे हैं, किसी क्षेत्र की मिट्टियाँ कैसी हैं, किसी क्षेत्र के जलीय संसाधन कैसे हैं, वहाँ पर खनिज किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है और किस प्रकार के शक्ति के संसाधन, वनस्पति, पशु संसाधन हमें उपलब्ध हैं, ताकि हम उन संसाधनों का पोषणीय विकास में उपयोग कर सकें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका हमें अध्ययन करना आवश्यक है। इसी के साथ महत्वपूर्ण है कि हम मानवीय संसाधनों की मात्राकरण और उसकी संभावनाओं को भी समझें कि मानवीय संसाधन किसी क्षेत्र की जनसंख्या, उनकी सघनताएं, उनकी जनसांख्यिकीय विशेषताएं भी जानना आवश्यक है, नर नारी का अनुपात, ताकि ये संसाधन हम आर्थिक विकास में उनका किस प्रकार से उपयोग में ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय विकास, जीवन यापन स्तर और संस्कृति का भी अध्ययन आवश्यक है। अर्थात मानवीय संसाधन का मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से विश्व वितरण के प्रतिरूप का अध्ययन करना भी आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है, जो कि आगे के चैप्टर्स में हम और विस्तृत इनका अध्ययन करेंगे। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जो कि धरातल पर घटित होती हैं, उन आर्थिक क्रियाकलापों का वितरण किस प्रकार से है, किसी भी प्रकार की विश्व में होने वाली कृषि विश्व में कहाँ कहाँ कर पाई जाती है, खनन की घटनाएं विश्व में स्पेशियल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, उनका हमें अध्ययन करना है। क्योंकि भूगोल है तो हमें ये भूगोल का विद्यार्थी मूलतः स्थान विशेष से पृथ्वी के धरातल से जुड़ा हुआ अध्ययन करता है। उन आर्थिक क्रियाओं का धरातल पर किस प्रकार से उनका वितरण है, उनकी क्या छाप छोड़ी गई है, उन क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। हम आर्थिक भूगोल में उन्हीं तत्वों का अध्ययन करते हैं जिनका धरातलीय भूदृश्य पर प्रभाव होता है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि उन आर्थिक क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण किस प्रकार का है, उनकी अवस्थिति यानी लोकेशन क्या है, कौन सा उद्योग धंधा कहाँ पर स्थित है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण कैसा है और अन्य आर्थिक घटनाओं के साथ उनका सहसंबंध क्या है, उस क्षेत्र का इकोनॉमिक लैंडस्केप कैसा है और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्थानिक संगठन कैसा है। यह भी आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि अर्थतंत्र का वातावरण से क्या संबंध है। जैसा कि हम मानव भूगोल में भी पढ़ते आए हैं कि जितनी भी आर्थिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं हैं वो पूर्णतः पर्यावरण से प्रभावित है और पर्यावरण को भी प्रभावित करती हैं। जैसा कि हम अब औद्योगिक युग में समझ पाए हैं कि स्वयं आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, वहीं उनके प्रभाव एवं दुष्प्रभाव भी वर्तमान में हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस वातावरणीय इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन हम यदि करेंगे तो ऑप्टिमम इंटर रिलेशनशिप स्थापित करने की ओर प्रयासरत हो पाएंगे कि सम्यक एवं अनुकूल अभिष्य अंतर संबंध किस प्रकार स्थापित किए जा सकते हैं, इसके संदर्भ में हम विचार कर पाएंगे। तो आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण विशेषता कि हम स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन करें कि जो घटनाएं जो इकोनॉमिक लैंडस्केप हमें दिखाई दे रहा है उसके साथ जुड़ी हुई स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ताकि हम विश्व में वृहद प्रदेशों और वृहद क्षेत्रों का अध्ययन कर सकें। इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जो अर्थतंत्र जो वर्तमान में हमें दिखाई देते हैं उनका प्रादेशिक एवं कालिक अध्ययन किया जाए। विश्व में प्रदेशों के अनुसार और समय के अनुसार किस प्रकार के अर्थतंत्र बने हैं या विकसित हुए हैं उनका अध्ययन किया जाए, ताकि हम ये समझ सकें कि तकनीकी विकास के साथ या मनुष्य अपनी सभ्यताओं के साथ अपने सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार के अर्थतंत्रों को विकसित करने का संभव रखता है। और अंततः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है कि हम आर्थिक विकास नियोजन एवं संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की ओर
बढ़ सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि संसाधनों का संरक्षण, उनका अधिकतम उपयोग करें और वर्तमान में न्यूनतम उपयोग करते हुए भविष्य में उन संसाधनों को हम बचाए रख सकें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम और ऊर्जा के सभी संसाधन समाप्ति की ओर कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में हम उन विकल्पों की खोज करें और वर्तमान में न्यूनतम उपयोग कर सकें, ताकि भविष्य में उन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग हम प्राप्त कर सकें और विकास और नियोजन की इस घटनाओं के साथ किसी भी राष्ट्र और प्रदेश का आर्थिक विकास समुचित ढंग से किया जा सके, इस पर चर्चा की जा सके। हम ये डायग्राम देख रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको स्पष्ट किया कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र को हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का उपयोग, और इस उपयोग के अंतर्गत जहां मनुष्य उन संसाधनों को अपने हित में उपयोग करता है, स्वयं भी प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। वो उस प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संघर्ष करता है, समायोजन करता है और अपनी चॉइसेस के द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को विकसित करता है। तत्पश्चात आर्थिक विकास, नियोजन एवं संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की हम बात कर सकते हैं। तो आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है कि किसी भी प्रदेश के, किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं के साथ वह राष्ट्र अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए उस राष्ट्र का विकास कर सके। ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण समस्या जो वर्तमान में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में विकसित देशों के द्वारा अविकसित देशों के संसाधनों का भी दोहन एवं शोषण किया जा रहा है। इन समस्याओं के नियोजन के कारण ही अब वर्तमान में आर्थिक संसाधनों का अध्ययन किया जाना, आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। प्रत्येक राष्ट्र और देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि वो अपने संसाधनों का उपयोग उन किस प्रकार से करें, इस संबंध में पूर्ण नियोजन और अपने संसाधनों का पूर्ण नियोजन करें, ताकि उस राष्ट्र का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद।